हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अगली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी इस वीडियो लेक्चर क्लास में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना जो चैप्टर नंबर अध्याय नंबर तीसरा है क्लास 8 गणित का। उसका नाम है बच्चों चतुर्भुजों को समझना। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर परिचय पर आधारित होगा, जिसमें हम इस चैप्टर में वक्र और उन वक्रों के प्रकार, चतुर्भुज क्या होते हैं, बहुभुजों के प्रकार आदि के बारे में हम समझेंगे। ठीक है ना। ये परिचय के आधार पर है, परिचय वाला चैप्टर है। परिचय पर इस वीडियो लेक्चर को हमने पूरा परिचय पर समाप्त करेंगे आज हम। अगर ये परिचय वाला वीडियो आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कंप्लीट रूप से अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रश्नावली, जो बहुत ही आसान प्रश्नावली आपको लगने लगेगी। तो इसको ध्यान से देखिए, स्टार्ट से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इसमें इस चतुर्भुजों को समझने में समतलीय वक्र। बच्चों समतलीय वक्र क्या होता है? ये वक्र, वो भी समतलीय वक्र क्या होता है उसको देखिए बच्चों। तो यहाँ देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन परिभाषा लिखने जाए तो समतलीय वक्र की परिभाषा होती है बच्चों। देखिए समतलीय वक्र जब समतल में पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाता हो तो ऐसे वक्र समतलीय वक्र कहलाते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एक यह बिंदु है, एक यह बिंदु है, एक यह बिंदु है बच्चों। तो इन बिंदुओं को पेंसिल, ये मेरे पास पेंसिल है, इसको मैं पेंसिल को उठाए बिना, यहां से स्टार्ट करता हूं बच्चों, पेंसिल को उठाए बिना सीधे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो एक समतलीय वक्र हो जाएगा। जैसे इस प्रकार से देखिए आप, देखिए बच्चों पेंसिल को उठाए बिना सीधा एक वक्र ड्रॉ हो रहा है तो ये क्या है? समतलीय वक्र है। इसी प्रकार से ये बिंदु है, इन बिंदुओं को पेंसिल को उठाए बिना इन बिंदुओं से होकर एक वक्र बन रहा है। इस प्रकार का वक्र समतलीय वक्र कहलाता है। समझ में आया बच्चों किस प्रकार का समतलीय वक्र प्राप्त होते हैं? पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ा जाए तो समतलीय वक्र बनते हैं। समझ में आया बच्चों अच्छे से? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक समतलीय वक्रों के प्रकार। ये समतलीय वक्र है, इनके कितने प्रकार होते हैं? इनके प्रकार देखिए यहाँ पर समतलीय वक्रों के प्रकार। एक तो खुला वक्र होता है। कैसा वक्र होता है बच्चों? खुला वक्र। खुला वक्र किस प्रकार से होगा? जैसे देखिए हमारे पास कोई वक्र है, जैसे कि इस प्रकार का वक्र, इस प्रकार का वक्र बच्चों खुला वक्र कहलाता है। जिसका इसकी डेफिनेशन लिखने जाए अपन, डेफिनेशन क्या होती है देखो बच्चों, यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु अलग अलग हो तब हमें खुला वक्र प्राप्त होता है। तो यहाँ देखिए ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ये इसका अंतिम बिंदु है। तो देखिए यहाँ से चलेंगे, यहाँ पर आ गए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो इसका प्रारंभिक बिंदु देखिए, ये प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु है और ये लास्ट वाला बिंदु है। ठीक है ना बच्चों। तो दोनों ही बिंदु आपस में अलग अलग है, मतलब एक तरीके से ये खुला है। तो इस प्रकार के वक्र कैसे होते हैं? खुले वक्र होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? खुले वक्र। एक बिंदु ये ये और ये देखिए बच्चों, यहाँ से इसका अंतिम वाला, इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम वाला बिंदु दोनों ही अलग अलग है, अतः ये खुला वक्र है। कैसा है वक्र बच्चों? खुला वक्र। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है, तो इसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु अलग अलग है। तो बच्चों ये भी कैसा वक्र है? ये भी हमारे पास खुला वक्र है। समझ में आया बच्चों? इस प्रकार से हमने खुला वक्र पढ़ा। फिर बच्चों अगला प्रकार है इसका बंद वक्र। यदि वक्र का प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु एक ही हो तब हमें बंद वक्र प्राप्त होता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर वक्र का प्रारंभिक बिंदु, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रारंभिक बिंदु, वापस चले हम, देखिए और ये वापस यहाँ पर आ गए। तो देखिए ये प्रारंभिक बिंदु भी यही था और लास्ट वाला बिंदु भी यही था। प्रारंभिक इनिशियल बिंदु और लास्ट वाला बिंदु भी यही था, यही से शुरू किया हमने
यहीं से आगे बढ़े, यहाँ तक गए, यहाँ आए और वापस यहीं पर समाप्त कर दिया। प्रारंभिक बिंदु और लास्ट वाला बिंदु दोनों ही एक ही बिंदु है, तो बच्चों ये वाला जो वक्र होगा ये बंद वक्र होगा। यहाँ से वापस देखते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं। ये यहाँ से घूम फिरा के वापस यहाँ पर आ गए। तो देखिए बच्चों, प्रारंभिक स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है और लास्ट वाला बिंदु भी यही है, और ये वक्र कैसा वक्र हो गया? बंद वक्र हो गया। ठीक है ना बच्चों, नजर पे आ रहे हैं हमको, ये पूरा बंद है, ये भी पूरा बंद है, तो इस प्रकार के वक्र होते हैं उनको हम बंद वक्र कहते हैं। समझ में आया होगा, प्रारंभिक बिंदु और लास्ट वाला बिंदु एक ही होता है। कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, इसका तीसरा प्रकार देखते हैं बच्चों, साधारण या सरल वक्र। साधारण या सरल वक्र, कि भाई साधारण और सरल वक्र क्या होते हैं? जो वक्र अपने आप को कभी नहीं काटते हैं सरल वक्र या साधारण वक्र कहलाते हैं बच्चों। यहाँ पर देखते हैं, चलिए यहाँ से देखेंगे, ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। ये बच्चों कैसा है? एक वक्र है, बंद वक्र है। फिर बच्चों यहाँ पर देखते हैं, देखिए एक पॉइंट यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए, यहाँ से यहाँ पर आए। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये भी एक कैसा है? बंद वक्र है, वक्र आ गया। तो ये बच्चों साधारण वक्र है। कैसे है? साधारण, जो एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। अब बच्चों देखिए, इस प्रकार के वक्र आप देखिए, ठीक है, इस प्रकार के वक्र आप देखिए, इसमें देखिए इस प्रकार के अगर वक्र भी बनाना अच्छा है, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो आपको सरल वक्र बता देते हैं। इसमें देखिए, ये देखिए बच्चों, ये वक्र देखिए, यहाँ से एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, एक ये रहा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर ये वाला जो वक्र है यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो ये साधारण वक्र नहीं है बच्चों। इस प्रकार के साधारण वक्र नहीं होते, साधारण वक्र नहीं है। जो आपस में काटते हैं वो साधारण वक्र बच्चों नहीं होते। इसी प्रकार से हमारे पास जैसे ये वक्र आ गया, ये तो यहाँ पर ये दोनों ही काट रहे हैं, यहाँ पर के दोनों ही क्या कर रहे हैं बच्चों? काट रहे हैं। यहाँ पर ये काट रहे हैं एक दूसरे से, तो ये भी एक साधारण वक्र नहीं है। आया समझ में? इस प्रकार के साधारण वक्र और साधारण नहीं वक्र को आप पहचान सकते हैं। अगर कोई भी वक्र, जो वक्र अपने आप को कभी काटता नहीं है, वो सरल वक्र या साधारण वक्र होता है। जो इस प्रकार के वक्र आपको काटते हुए कहीं प्रतिच्छेद करते हुए नजर आते हैं, तो वो साधारण वक्र नहीं है। कंप्लीट समझ में आया होगा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। तो चौथा नंबर है इसका सरल बंद वक्र, जो साधारण भी है और बच्चों कैसे है? बंद भी है। मतलब कि ऐसे वक्र जो बंद है और काटते भी नहीं है आपस में, इस प्रकार के वक्र। एग्जाम्पल लेंगे बच्चों, तो इसका हम देखेंगे सबसे पहले, ये देखिए साधारण भी है और बंद भी है बच्चों। इसी प्रकार से हम देखेंगे, ये बच्चों देखिए साधारण भी है और बंद वक्र भी है। ठीक है बच्चों, यहां से देखेंगे, ये देखिए, ये बच्चों साधारण वक्र भी है और बंद वक्र भी है। कैसे वक्र है ये? साधारण और बंद दोनों ही है। साधारण, साधारण बंद वक्र। कंप्लीट बच्चों, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अच्छे से समझ लिया ये वक्र कैसे है? साधारण और बंद वक्र है। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुभुज अगला टॉपिक है हमारा। यहाँ पर इतने टॉपिक में हमने वक्र पढ़े, जो वक्र अपने आप को कभी नहीं काटते, बंद वक्र होते हैं, सरल बंद वक्र होते हैं। ठीक है ना, जो वक्र अपने आप को कभी नहीं काटते हैं। कंप्लीट। यहाँ देखते हैं बच्चों, दूसरा टॉपिक आता है हमारे पास बहुभुज। क्या आता है टॉपिक बच्चों? बहुभुज। बहुभुज के बारे में जानेंगे हम, बहुभुज क्या होता है। बहुभुज देखिए बच्चों, बहुभुज के बारे में देखते हैं। केवल रेखाखंडों से बनी सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। केवल रेखाखंडों से बना। बच्चों कैसा रेखाखंड होता है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ये दो बिंदु है, तो ये यहाँ से ये मैंने मिला दिया, तो ये जो बिंदु होगा, ये जो इतना है जो हमने बनाया है, ये पूरा क्या है बच्चों? रेखाखंड है। क्या है? रेखाखंड है। मतलब कि सीधी सी बात है, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को रेखाखंड कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ से? ठीक है,
तो केवल रेखाखंडों से, जो बच्चों रेखाखंडों से केवल सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, केवल रेखाखंडों से मिलकर बने होते हैं उसको क्या कहते हैं बच्चों, बहुभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पर एक रेखाखंड आ गया, यहाँ से देखिए बच्चों ये दूसरा रेखाखंड आ गया, यहाँ से ये तीसरा रेखाखंड आ गया, और यहाँ से ये चौथा रेखाखंड आ गया। 4 रेखाखंड है बच्चों, ये चारों रेखाखंड आपस में मिल जाएंगे, ये क्या बन जाएगा बच्चों, बहुभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बहुभुज। ठीक है, समझ में आया बच्चों, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। अब बच्चों समझते हैं, देखिए अगर भुजाओं की संख्या, भुजाएं, ठीक है, भुजाएं कितनी है बच्चों, भुजाएं हमारे पास 3 है। कितनी है, 3 है। तो 3 भुजाओं से जो मिलकर बनती है आकृति, 3 भुजाओं, 3 रेखाखंडों से आकृति जो बनती है उसको हम बोलते हैं बच्चों त्रिभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, त्रिभुज। ये भुजा, ये मतलब इनका वर्गीकरण आप बोल सकते हो, बहुभुज का वर्गीकरण है, ठीक है ना। 4 भुजाएं, अगर बच्चों 4 रेखाखंड या 4 रेखाखंड 4 भुजाओं से मिलकर बनाता है तो उसको बोलते हैं हम चतुर्भुज। क्या बोलते हैं बच्चों, चतुर्भुज। आया समझ में। आगे बढ़ेंगे, 5 भुजाएं, ठीक है, 5 भुजाओं से अगर कोई भी 5 भुजाओं से मिलकर बनता है बच्चों तो उसको हम बोलते हैं पंचभुज। देखिए 1 2 3 4 और 5, तो ये बच्चों क्या होगा, ये हमारे पास होगा पंचभुज। क्या होगा बच्चों, पंचभुज। क्यों, इसमें 5 भुजाएं है। 6 भुजाओं से अगर मिलकर बनता है तो उस आकृति को बोलते हैं बच्चों हम षटभुज। क्या बोलते हैं बच्चों, षटभुज। ठीक है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये बच्चों क्या है, ये है षटभुज। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये बहुभुजों का वर्गीकरण हो गया। मतलब कि 3 भुजाओं से मिल जो त्रिभुज बन, 3 भुजाओं से जो बहुभुज बनता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। जो 4 भुजाओं से बनता है उसको चतुर्भुज, 5 भुजाओं से पंचभुज, और 6 भुजाओं वाले को षटभुज बोलते हैं। यहाँ तक बच्चों समझ में आ रहा है जैसे। ठीक है, बहुभुज किसे कहते हैं, केवल रेखाखंडों से मिलकर बंद वक्र बनता है। जैसे देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से अगर कोई बंद वक्र बन गया तो ये बहुभुज नहीं है, केवल रेखाखंड होने चाहिए। इस प्रकार के केवल रेखाखंड ही होने चाहिए तो उसको हम बहुभुज कहते हैं। आया समझ में। तो बहुभुज की परिभाषा आपने अच्छे से समझी। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए हाँ, देखिए विकर्ण क्या होते हैं। किसी बहुभुज का विकर्ण उसकी किन्हीं दो शीर्षों, किन्हीं दो शीर्षों, आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। तो बच्चों देखिए सीधी सी बात है, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए बच्चों यहाँ ये हमारे पास कोई बहुभुज है बच्चों। क्या है, ये मेरे पास एक बहुभुज है। अब इसमें विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, देखिए इसमें शीर्ष कितने हैं, ये वाला शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, ये वाला शीर्ष है, और ये वाला शीर्ष है। 4 शीर्ष है। क्या है बच्चों, 4 शीर्ष है। मतलब ए बी सी और डी, 4 शीर्ष आ गए। अब आगे देखिए बच्चों, आसन शीर्षों को छोड़कर 2 शीर्षों को मिलाना है। तो बच्चों आसन जो एक ही भुजा से जुड़े हुए हो, देखिए बच्चों इस वाले शीर्ष में ये वाली साइड आ रही है, और इस वाले शीर्ष में भी ये वाली साइड आ रही है। मतलब ये और ये आसन हो गए बच्चों, ये और ये आसन होंगे, ये और ये आसन होगा, ये और ये आसन होंगे। मतलब इसमें एक भुजा दोनों में आ रही है, मतलब आसन कॉमन भुजा आ रही है, मतलब ये आसन हो गए। ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं ये शीर्ष ले रहा हूं तो इसमें ये वाले भुजा और ये वाले भुजा आएगी, ये भुजा और ये भुजा आएगी। ठीक है, कंप्लीट शीर्ष नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब ऐसा शीर्ष लेना है जो उसका आसन नहीं हो, ये वाला भी आसन में आ जाएगा, ये वाला भी आसन में आएगा। बचेगा क्या बच्चों, सामने वाला ए, इसमें ये भुजा आएगी और इसमें ये भुजा आएगी, तो ये दोनों ही अलग अलग वो शीर्ष है जो आसन नहीं है। आसन शीर्ष नहीं चाहिए अपन को, तो इन शीर्षों को अगर मिलाएंगे, मिलाने वाला रेखाखंड, यहां से मिलाने वाला रेखाखंड, ये बच्चों देखिए यहाँ से ये जो मिलेगा ये वाला होगा, ये हमारे पास विकर्ण होगा। क्या होगा बच्चों, ये हमारे पास विकर्ण होगा। ठीक है ना। सी कंप्लीट बच्चों, समझ में आया। ठीक है, ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने देखा ये जो आया हमारे पास विकर्ण। इसी प्रकार से देखिए
यहाँ देखेंगे बच्चों कि देखिए ये जो हमारे पास है बी बिंदु और ये है डी शीर्ष, ये दोनों शीर्ष देखिए, ये दोनों आसन शीर्ष नहीं है, तो यहाँ से जो लाइन आएगी यहाँ तक जो लाइन जाएगी ये भी बच्चों क्या होगा, विकर्ण होगा हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास विकर्ण, दो विकर्ण हो गए, इसमें कितने विकर्ण हो गए बच्चों, दो विकर्ण ए सी, और एक दूसरा विकर्ण है हमारे पास बी और डी, ठीक है बच्चों। ये दो हमारे पास क्या आ गए, विकर्ण आ गए। विकर्ण क्या होते हैं, आसन शीर्षों को छोड़ के दो शीर्षों को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। समझ में आया, सिंपल सा है। देखिए किसी बहुभुज का विकर्ण उसके दो शीर्षों आसन शीर्षों को छोड़कर को जोड़ने से प्राप्त रेखाखंड होता है। आया समझ में। इस प्रकार से हमने बच्चों विकर्ण के बारे में भी पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल और अवतल बहुभुज, एक तो होता है बच्चों उत्तल होता है और एक होता है अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज के सभी कोण 180 से कम होते हैं बच्चों। उत्तल दर्पण उत्तल वो होता है बहुभुज होता है, उसके सभी कोण 180 से बच्चों कम होते हैं, ठीक है ना। 180 से जितने कम कोण वाले होंगे वो बच्चों सभी क्या होंगे, जैसे देखिए इस प्रकार की आकृति मेरे पास कोई दे रखी है, ठीक है ना। ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये बच्चों सभी कोण देखिए आप, सभी कोण 180 से कम होंगे। कैसे होंगे बच्चों, कम होंगे, ठीक है ना। सभी एंगल 180 से कम होंगे। तो ये वाला हमारे पास हो गया। आगे देखते हैं हम, आगे एक और आकृति ले लेते हैं बच्चों। यहाँ से देखिए ये वाली आकृति आप बच्चों देखिए, इसमें देखिए ये वाला कोण आपको 180 से कम नजर आ रहा है, ये भी और ये भी, ये सब 180 से कम है। कैसे होने चाहिए, 180 से कम होंगे। ये बच्चों कैसा है, उत्तल है। कैसा है, उत्तल है, ठीक है ना बच्चों। उत्तल बहुभुज जिसमें सभी कोण मतलब बहुभुज के सभी कोण 180 डिग्री से कम होंगे। कैसे होंगे, 180 डिग्री से कम होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी प्रकार से उत्तल बढ़ लिया। चलो बच्चों अवतल देखना है। क्या देखना है बच्चों, अवतल देखना है। क्या देखना है, अवतल के बारे में अपने नहीं पढ़ा। अवतल बहुभुज क्या होता है बच्चों, अवतल बहुभुज के बारे में हम देखेंगे। अवतल बहुभुज में क्या होता है बच्चों, जैसे हमने उत्तल पढ़ा, उत्तल में हमने क्या पढ़ा, उत्तल में हमने पढ़ा कि 180 से कम होते हैं। इसी प्रकार से अवतल बहुभुज में कम से कम एक कोण 180 से ज्यादा होता है। यहाँ अवतल नहीं है तो यहाँ अवतल लिख देना, अवतल बच्चों। क्या लिखेंगे, अवतल। कम से कम क्या है बच्चों, कम से कम एक कोण 180 से अधिक है। कम से कम एक कोण 180 से अधिक होगा तो वो वाला बिंदु, वो वाला कोण हमारे पास आकृति होगी। जैसे ये वाली आकृति आप बच्चों देखिए, ये आकृति देखिए बच्चों। इस आकृति में देखिए ये कोण 180 से छोटा है, ये 180 से छोटा है, ये छोटा है, मगर ये 180 से बड़ा कोण है। 180 डिग्री कोण आता है जब बच्चों सीधी लाइन आती है हमारे पास तो वो 180 डिग्री का कोण बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 180 डिग्री से बड़ा कोण बन रहा है बच्चों। यहाँ पर ये वाली आकृति मेरे पास अवतल आकृति है। कैसी आकृति है बच्चों, अवतल आकृति है। इसी प्रकार से आप एक और एग्जांपल लेना चाहे तो आगे एक और ले सकते हो। जैसे देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों, ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण, ये कोण 180 से छोटे हैं मगर ये वाला कोण बच्चों 180 से बड़ा है। तो ये वाली आकृति भी अवतल आकृति होगी। यहाँ तक आपको बच्चों उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उत्तल और अवतल को पहचानने का एक ही नियम है बच्चों। अगर उत्तल में आपको उत्तल आकृति ऐसी आकृति जिसमें सभी कोण मतलब 180 से छोटे होते हैं। अवतल आकृति ऐसी होती है जिसमें कम से कम एक कोण 180 से बड़ा होता है, उसको हम अवतल आकृति कहते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। देखिए सम तथा विषम बहुभुज क्या है बच्चों, सम बहुभुज और विषम बहुभुज क्या होते हैं उसके बारे में देखेंगे। सम बहुभुज ऐसे बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण आपस में बराबर होते हैं बच्चों। तो देखिए समबाहु त्रिभुज आपने देखा होगा। समबाहु त्रिभुज बच्चों, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में ये सभी भुजाएं समान है बच्चों। ये कोण होता है 60 का, ये भी कोण होता है 60 का और ये भी कोण होता है 60 का। तो ये बच्चों है ये समबाहुभुज है। कैसा बहुभुज है, समबाहुभुज है। इसी प्रकार से आप आयत भी देखेंगे, सॉरी वृग देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चों, वृग।
ये 90 का, ये 90, ये 90, सब 90 के आपस में चारों भुजाएं इक्वल होती है, तो ये भी बच्चों कैसा है, समबहुभुज है। कैसा है, समबहुभुज, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं विषम बहुभुज। एक और विषम बहुभुज, इसमें देखिए बच्चों क्या है बच्चों, विषम विषम बहुभुज। विषम बहुभुज के बारे में आप देखिए बच्चों। ठीक है, विषम, हमने सम के बारे में पढ़ा। सम में क्या था बच्चों, सम में ये था कि सम में क्या होते हैं, सभी कोण और सभी भुजाएं आपस में इक्वल होती है। और विषम बहुभुज में क्या होते हैं, जिसकी सभी भुजाएं व सभी कोण समान नहीं होते। ये जो सम दे रखा है बच्चों, इसका जस्ट उल्टा, इसकी सभी भुजा व सभी कोण, सभी भुजा व सभी कोण समान नहीं होते, समान नहीं होते हैं। इस प्रकार के जो बहुभुज होते हैं वो विषम बहुभुज कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कोण 90-90 के बन जाएंगे, यहाँ पर अलग कोण होंगे और यहाँ पर भी अलग कोण होगा। ऐसी आकृति आपको विषम बहुभुज कहलाएगी। इसी प्रकार से देखिए आयत का उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ 90, यहाँ 90, यहाँ 90 बनेगा, मगर आमने सामने की आकृति भुजाएं समान होगी, तो इस प्रकार की आकृति भी आपको विषम बहुभुज नजर आएगी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग 360 होता है। बहुभुज के बाह्य कोण क्या होते हैं, ये देखिए हमको अच्छे से समझना है। बहुभुज के बाह्य कोण देखिए, बाह्य कोण क्या होता है, देखिए यहाँ से हम इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे तो वो यहाँ तक जाएगी। ठीक है ना, इसी प्रकार से इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक जाएगी, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक। तो यहाँ पर जो आपके पास कोण बनेंगे, देखिए यहाँ से एक कोण बनेगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा, यहाँ पर भी एक कोण बनेगा। इसी प्रकार से ये बाह्य कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये वाले सब बाह्य कोण होते हैं। और बाह्य कोणों का मान कितना होता है, चलिए इसको इसका ये वाला, इसका ये वाले सभी बाह्य कोण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, बाह्य कोण। और बाह्य कोणों का मान कितना होता है, सभी बाह्य कोणों को जोड़ दे तो 360 डिग्री होता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 360 डिग्री। इन सभी का मान बच्चों क्या होता है, 360 डिग्री। यही ये माप बोल रहा है, बहुभुज के बाह्य कोणों का माप 360 डिग्री होता है। सभी बाह्य कोणों को जोड़ दे तो 360 डिग्री का योग आता है। इस प्रकार से हमने यहाँ तक किया। इसी प्रकार से चतुर्भुज, ये जैसे बच्चों चतुर्भुज है हमारे पास, तो चतुर्भुज में ये जो कोण होते हैं, चतुर्भुज के ये चारों कोण होते हैं, ये 1 2 3 4। इन चारों कोणों का मान भी बच्चों कितना होता है, 360 डिग्री। क्या होता है बच्चों, 360 डिग्री। इन चारों कोणों का योग भी आपस में 360 डिग्री होता है। ये भी हमने समझ लिया। चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग भी हमने समझ लिया। बाह्य कोणों का योग भी चारों का कितना होता है, 360 होता है। बाह्य कोण जितने भी हो टोटल मिलाकर 360 होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से हमने समझ लिया चतुर्भुज में बहुभुज के बाह्य कोणों का योग भी समझ लिया। अंत कोणों का योग भी कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रश्नावली पर, और प्रश्नावली करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, चैनल वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके साथ हम करेंगे प्रश्नावली 3.1। तब तक के लिए धन्यवाद।